तो अगली चीज़ है ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉगरिथम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें तो डेफिनेशन में हम बोलेंगे सबसे पहले लॉग ऑफ बी टू द बेस क्या है, इज अ न्यू टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ नंबर बेसिकली क्या है, जैसे 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये नंबर्स हैं। 3 की पावर 8 ये भी एक नंबर है, √2 एक नंबर है। उसी तरीके से log 3 टू द बेस 2 ये भी एक नंबर है। ठीक है, तो एक नए टाइप का नंबर है जिसमें जैसे रूट यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, है ना, ब्रैकेट्स यूज करते हैं, उसी तरीके से लॉगरिथम हमने यूज कर लिया, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये नया टाइप ऑफ नंबर है। ये ओरिजिनली क्यों डिफाइन किया गया था, इसको डिफाइन करने का रीज़न क्या था कि बहुत बड़े बड़े नंबर, जैसे मेरे पास इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को मुझे इस रेंज के नंबर्स को ये मान लिया कितना है, 3 3 6 मान लिया 1 करोड़ बना लेते हैं इसको। ये मान लिया 10 करोड़ लिखा हुआ, 1 करोड़ बना लिया। 9 जीरो, 1 मिनट, 7 जीरो होती है ना, 3 3 6 7, चलो ये 1 करोड़ लिखा हुआ। तो मुझे करना क्या है कि मुझे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो मुझे इनके बीच में इन नंबर्स को, ये किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल मान लिया x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यूज को मुझे यहाँ लेना है और मुझे यहाँ पे y की वैल्यूज लेना है। तो मुझे x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, बट x की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैं रियल टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने बड़े नंबर को मैं एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे प्लॉट ही नहीं कर सकता। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए लोगों ने क्या किया, लॉग बेस 10 यूज करना चालू कर दिया। तो उसके अंदर अगर आप 10 करोड़ डालते हो, 10 करोड़ कितना होता है, सॉरी 1 करोड़ डालते हो तो 1 करोड़ कितना होता है, 10⁻7। तो अब ये छोटा होके ये 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग ने क्या किया, ये इतने बड़े नंबर को 1 करोड़ को 7 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया हमारे पास log ऑफ 10⁻21, ये कितना बड़ा नंबर है, 10⁻21 बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसका log बेस 10 ले लूँ तो ये 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा इसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे, बट इसने बहुत बड़े बड़े नंबर्स को log लेने के बाद छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने लॉगरिथम डिफाइन किया था ओरिजिनली। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे नंबर जैसे एटॉमिक रेडियाई टाइप के, है ना, न्यूक्लियर रेडियाई, न्यूक्लियस की जो रेडियाई होती है उस टाइप के एटॉमिक लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो 10⁻10 के ऑर्डर की चीज़ें आ जाती है, यानी 0.00000 ऐसे 10 जीरो फिर 1, इस तरीके से। तो इस ऑर्डर के जो नंबर होते हैं बहुत ही छोटे हैं। अब एटॉमिक लेवल पे भी चीज़ों को प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इतने छोटे नंबर्स को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो फिर प्लॉट कर नहीं पाएंगे हम। वाई? क्योंकि प्लॉट करना क्यों है, पहले तो प्लॉट करना इसलिए ताकि हमें आइडिया लगे कि किस चीज़ को चेंज करने पे एटॉमिक रेडियाई चेंज हो रही है, किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई के चेंज होने पे बाकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है एटम्स की। तो वो सारी एनालिसिस के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो इतने छोटे नंबर्स का, क्योंकि बहुत ही पास पास है, इतना प्रिसीजन तो ह्यूमंस के पास है ही नहीं है कि वो इन ग्राफ्स को प्लॉट कर पाए। तो ह्यूमंस ने क्या किया, लॉगरिथम को यूज करना चालू किया। 10⁻10 का लॉग ले लिया बेस 10 पे, तो इसका वैल्यू -10 में कन्वर्ट हो गया। तो इतने छोटे छोटे नंबर्स को बड़ा करने में, इतने बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए हमने एक नए टाइप का नंबर डिफाइन किया जिसको हमने बोला लॉगरिथमिक नंबर। ठीक है, लॉगरिथमिक नंबर। तो लॉगरिथम तो जस्ट एक सिंबल है, तो लॉगरिथमिक नंबर, तो ये जो लॉग बी बेस ए लिखा हुआ है, जहाँ पे बी और ए दोनों अपने आप में सिंपल टाइप के नंबर हैं जो हम नंबर लाइन पे यूज करते हैं, तो लॉग बी बेस ए एक लॉगरिथमिक नंबर हो गया अपने आप। ठीक है, तो दिस इज वाई इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड। तो अभी के लिए मैं बाकी सारी चीज़ें उड़ा देता हूँ। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि लॉग क्यों डिफाइन किया गया, इसका ज़रूरत क्या थी हमें डिफाइन करने की, क्या काम था। ठीक है, तो अब हम बातें कर लेते हैं कि लॉग काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। तो हमने क्या बोला कि इज अ न्यू टाइप ऑफ नंबर जिसको, अच्छा
विच, जिसकी बात करते हैं, विच व्हेन रेज्ड अपॉन ए, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। log b बेस a इज अ न्यू टाइप ऑफ नंबर विच व्हेन रेज्ड अपॉन a, a कौन सा है, जो इसके यहाँ पे पैरों में लिखा हुआ है, ठीक है। log b, इसको पढ़ते हैं log b बेस a, अभी बात करेंगे इसकी। विच व्हेन रेज्ड अपॉन a प्रोड्यूसेस b, ठीक है। तो एक नए टाइप का नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने a की पावर में किसको रेज किया, a की पावर में मैंने log b बेस a को रेज किया, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा b। यानी कि a की पावर में जब मैं log b बेस a को रेज करूं तो इस टाइप का नंबर है कि मेरे पास b आएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास आया एग्जांपल नंबर 1, अगर मैंने 2 की पावर में log ऑफ 21 टू द बेस 2 इसको रेज किया, ठीक है। तो मैंने ये बेस और जिसकी पावर में रेज किया, लॉग का जो बेस है और जिसकी पावर में रेज किया, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों हट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ बी की जगह पे लिखा होगा, यानी कि 21, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया 3 की पावर में मैंने रेज किया log ऑफ 7 टू द बेस 3, तो आंसर क्या आना चाहिए, 7। तो log 7 बेस 3 इज अ न्यू टाइप ऑफ नंबर विच व्हेन रेज्ड अपॉन 3 प्रोड्यूसेस 7, ठीक है। तो यानी ये पूरा का पूरा 3 की पावर में रखा हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 रेज़ टू द पावर log 4.3 टू द बेस 7, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 4.3, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। √2 रेज़ टू द पावर log 1.5 टू द बेस √2, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि इसी की पावर पे रेज कर दिया, √2 की पावर पे रेज कर दिया, तो आंसर आएगा 1.5। इस तरीके से लॉगरिथम काम करता है, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसी पेज पे बता देता हूँ आपको। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, इतना पोर्शन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ b टू द बेस a, तो इसको मैं पढ़ूंगा भी कैसे, log ऑफ b, किसका, b log लिया हुआ हमने, इस b का, इस नंबर का log लिया हुआ है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस ऑफ दिस लॉगरिथम। तो लॉगरिथम अलग अलग बेस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 बेस पे लॉगरिथम लिया है, यहाँ पे √2 बेस पे लिया हुआ है, यहाँ पे 2 बेस पे लिया हुआ है, यहाँ पे 7 बेस पे लिया हुआ है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे a बेस पे लिया हुआ है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। या फिर शॉर्टकट में बोलेंगे इसको log b बेस a, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, log b बेस a, ठीक है। कोई log a बेस b नहीं पढ़ेगा इसको, log b किस बेस पे, a बेस पे, log b बेस a। और लिखने का भी तरीका क्या है कि ये b इसके साथ ऐसे आना चाहिए और a जो है वो नीचे आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको b बेस a ऐसे लिख देते हैं, गलत हो गया ये फॉर्मेट ही गलत है लिखने का, ठीक है। हमेशा ही b तो यहाँ पे आएगा और a छोटा सा यहाँ नीचे होता है, ऐसे इसके g के पैरों में। ये पूरा नंबर है log b, तो इसको कई बार हम बेस नहीं लिखते, कई बार अंडरस्टूड बेस होता है तो सीधा सीधा log b लिख देते हैं। तो बेस को हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, जब बेस स्टैंडर्ड बेस जो हमारा कॉमनली बेस चल रहे होते हैं उनके अलावा कोई और बेस आ जाए तो फिर हमें बेस लिखना जरूरी होता है। जैसे अगर बेस 10 बहुत ज़्यादा कॉमन होता है तो बेस 10 को ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, तो log भी लिखा हुआ तो इसका कोई ना कोई बेस होगा यहाँ पे, बस वो लिखा नहीं हुआ। तो बेस लिखना है तो उसको यहाँ बी के नीचे नहीं लिखना, उसको बी और इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखना है और इस गैप के बीच में नीचे छोटा सा लिखना है इस तरीके से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड log b बेस है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल log 3 बेस 2, log 5 बेस 3, log 11 बेस 2, ये सारे log 3 बेस 10, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं इसको। आई होप आपको इतना सा फंडा समझ में आ गया होगा। अच्छा, और सुनिए जरा बात।
मान लिया मेरे पास log b बेस a लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम मैं एक बार के लिए कुछ k रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने k रख दिया। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं इस log b बेस a को रेज करूँगा तो मेरा आंसर आएगा b के बराबर, ठीक है। ये तो हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पक्का होगा ही होगा, ये तो बाई डेफिनेशन आएगा, बाई डेफिनेशन आएगा, बाई डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक है। अच्छा, अब सोचना, मैं इसको मैंने k मान लिया तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा a रेज़ टू द पावर k बराबर b? बोलो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे k है log ऑफ b टू द बेस a, ये हमने माना हुआ है ना, ऊपर आप देख सकते हो। तो अब मैंने यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताई। कोई पूछे कि a k और b के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन सही है। और कोई पूछे a और k के बीच में रिलेशन क्या है, तो उसका ये आंसर भी सही है। आप देखो, ये भी a k और b, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन लिखा हुआ है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनमें से जो पहले वाली फॉर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 4 बराबर 81, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिदमिक फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आप ऊपर से देखें ज़रा, ठीक है। यहाँ से मुझे इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो मैं कैसे जाऊँगा, आप सोचो कि k तो नीचे उतर आया, इस a को हटा दिया हमने, इस a को हटाया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने इस a का काम यहाँ 3 करा, तो मैंने 3 को हटा दिया, यहाँ पे आ गया 4। तो ये 3 चला कहाँ गया, 3 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे log a की फॉर्म में चला गया। तो log किसका आएगा, 81 का, और बेस में क्या आएगा, जो यहाँ पे k के नीचे लिखा हुआ था a, तो यानी 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू log ऑफ 81 टू द बेस 3, ठीक है। यानी कि अगर मैं log ऑफ 81 टू द बेस 3 को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर 4 ही आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं। अगर मेरे पास लिखा हो 2 रेज़ टू पावर 5 बराबर 32, ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इस 5 को पहले नीचे उतार दूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्जन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 बराबर 32 लिखा हो, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 बराबर log ऑफ 32 टू द बेस 2। इस तरीके से ये जो 2 था ये यहाँ पे आ जाएगा log के बेस में, log 32 टू द बेस 2, है ना। अगर मेरे पास लिखा हो कि 7 रेज़ टू पावर 2 बराबर 49, तो इसको मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू log ऑफ 49 टू द बेस 7, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 रेज़ टू पावर 3 बराबर 125, तो यहाँ से ये जो 3 है नीचे तो रहेगा, 3 इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड पे 125, और ये 5 हट के यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिमिलरली लॉगरिदमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं, है ना। कैसे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू k, ठीक है। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है लॉगरिदमिक फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए देखना, ये log a को हटा देंगे, ठीक है। तो b बराबर ये जो a है इसकी पावर में रेज कर देंगे k को, ठीक है। इस log को हटा देंगे, log को रिमूव किया, इस a की पावर में k को रेज कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा a रेज टू द पावर k। यानी कि अगर मैं इसके एग्जांपल दिखाऊं आपको,
मान लिया एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, तो मेरा आंसर होगा log को हटा दूंगा और 2 की पावर में 5 रेज कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 27 टू द बेस 3 इक्वल टू 3, तो मेरा आंसर होगा ये 3 की पावर में 3 रेज हो जाएगा, 3 पावर 3 राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे बचेगा 27। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को भी एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी लॉगरिथम में बदल सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। तो बोथ द एक्सप्रेशन मीन द सेम थिंग, रिप्रेजेंट द सेम रिलेशन, बट दे कैन बी इंटरचेंज इनटू ईच अदर, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज जैसे मान लिया किसी को इक्वेशन सॉल्विंग करते हुए log ऑफ x टू द बेस 3 बराबर 5 ये मिल गया। अब कोई बोले यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पता करना है, क्या होगा? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे log को हटाने का तरीका सीख लिया मैंने, तो ये log हट गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई बोले, मान लिया किसी ने बोला 3 रेज टू द पावर x बराबर 21 है, तो मुझे x पता करना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ से मैं इस x के नीचे से 3 को हटाऊंगा तो x बचेगा, तो इस 3 को हटाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? दूसरी तरफ log बेस 3 लेना पड़ेगा, तो x विल बी इक्वल टू log ऑफ 21 टू द बेस 3, तो ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर अर्थमेटिक की हेल्प से इसका वैल्यू यानी log टेबल वगैरह देख के हम इसका वैल्यू भी पता कर सकते हैं, या किसी और तरीके से, ठीक है। कुछ वैल्यूज हम याद रखेंगे, उनकी हेल्प से हम इसका वैल्यू भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी तक तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और दिखा देता हूँ, जैसे 2 रेज पावर x बराबर 7 आ गया, तो कोई पूछे यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा x बराबर log ऑफ 7 टू द बेस 2, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर होगा x बराबर log ऑफ 7 टू द बेस 2, ये x का वैल्यू आ गया। इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में बदल सकते हैं, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन हमने लिखी थी कि log ऑफ b टू द बेस a is a new type of number ठीक है, न्यू टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। वो जो नंबर था जिसको हमने बोला कि अगर मैं a पे रेज करूं तो मुझे b मिलेगा, ठीक है, तो वो तो है ही है डेफिनेशन, बट इसके अंदर एक खास बात होनी चाहिए कि इन विच इसके अंदर जो b है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। यानी ये जो इसके अंदर लॉग के अंदर वैल्यू डालेंगे वो नेगेटिव वैल्यू डालना अलाउड नहीं है। तो लॉग को जब डिफाइन किया तो सिर्फ लॉग किस किस नंबर का ले सकते हैं, उन सब नंबर्स का ले सकते हैं जो पॉजिटिव हों, यानी कि 0 से बड़े। 0 का लॉग नहीं ले सकते, 0 से छोटे नंबर -1 का -2 का उनका लॉग नहीं ले सकते। वो लॉग क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। कोई पूछे लॉग ऑफ -2 क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। तो लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का लिया जा सकता है। दूसरा, जो लॉग का बेस होता है, ये जो a है, वो लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस होती हैं लॉगरिथम के डिफाइन होने के लिए। यानी कि अगर कोई बोले log ऑफ 10 टू द बेस 3 तो ये डिफाइंड है, ठीक है। अगर कोई बोले कि log ऑफ -3 टू द बेस 5 तो ये अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये जो b है ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू लॉग के अंदर अलाउड ही नहीं, ठीक है। फिर कोई बोले log ऑफ 7 टू द बेस -2 ये डिफाइंड है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि बेस में भी नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। कोई बोले log ऑफ 1 टू द बेस 3 ये अलाउड है क्या? तुमने बोला b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तो b तो पॉजिटिव है। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तो ये अलाउड है।
बट कोई बोले कि log ऑफ 3 टू द बेस 1 ये डिफाइंड है क्या, तुम्हारा आंसर हो गया नो, दिस इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बी के लिए तो एक ही कंडीशन है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट ए के लिए दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ए पॉजिटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव में भी सिर्फ 1 नहीं हो सकता, तो ए अगर 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, ये रीजन है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ गई हैं। फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन चलेगा, जैसे मान लिया कोई बोले log ऑफ √2 टू द बेस 1/3, ये अलाउड है क्या? तो बोलो बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि √2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1/3 पॉजिटिव नंबर है और 1 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका मतलब दिस इज अलाउड, दिस इज डिफाइंड। ठीक है, और मान लेते हैं log ऑफ 3.4 डिवाइडेड बाई टू द बेस 1.2, क्या ये अलाउड है? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, दोनों सही है, तो दिस इज डिफाइंड। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कितना होगा उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि ये डिफाइंड है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है। फिर अगले स्टेप पे अपने बात करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, लॉगरिदम को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लॉगरिदम बहुत सारी जगहों पे आपको परेशान करता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में वैल्यूज निकालना और ग्राफ प्लॉट करना, इक्वेशन सॉल्व करना लॉगरिदमिक वाली, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, आरएनएस इक्वेशन में भी आएगा, उसका ग्राफ प्लॉट करने में आएगा, फिर से केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, बायोलॉजी में बहुत जगह पे आएगा, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉगरिदम आपका बहुत जगह पीछा नहीं छोड़ेगा, तो और भी बहुत सारी जगहों पे आएगा। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी जो मैं समझा रहा हूँ, और उतनी चीज़ें सिखा रहा हूँ जितनी फिजिक्स में रिक्वायर्ड होंगी। मैथमेटिक्स में अपने आप में ये बहुत ही ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, जैसा कि बाकी सारे टॉपिक्स में हमने बात की है, लॉगरिदम में, ट्रिग्नोमेट्री में, ग्राफ्स में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, है ना, वेक्टर्स में, हमने बहुत छोटा अमाउंट ऑफ दीज टॉपिक्स पढ़ा है। जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं इनमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जितना फिजिक्स में काम आएगा, अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स में पढ़ने बैठे तो बहुत ही ब्रॉड है, अपने आप में ख़त्म ही नहीं होंगे वो इतनी जल्दी। ठीक है, तो फिर हम कहाँ पहुँचे, लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ग्राफ पढ़ने से पहले, ग्राफ इसका एंड में पढ़ेंगे, पहले लॉगरिदम को अच्छे से समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, किसी भी लॉगरिदम वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ कि log ऑफ a टू द बेस a। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे b की जगह पे डाल रहा हूँ वो पॉजिटिव है, और जो भी चीज़ मैं a की जगह डाल रहा हूँ वो पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। ये अंडरस्टूड है, ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अब ये आपको बता दिया गया है कि जो भी चीज़ b की जगह आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी चीज़ बेस की जगह पे आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या फिर लॉग का इनपुट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो b की जगह चीज़ होती है उसको लॉग का आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो और लॉग का इनपुट भी बोल सकते हो, और जो a की जगह आएगा उसको लॉग का बेस बोलेंगे हम हमेशा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि गिवन दैट कि ये डिफाइंड है तो इसका वैल्यू पक्का 1 होगा। मतलब कोई बोले log ऑफ 3 बेस 3 कितना होगा, तो आंसर होगा 1। कोई बोले log ऑफ 5 बेस 5 कितना होगा, तो आंसर होगा 1। कोई बोले log ऑफ 1 टू द बेस 1 कितना होगा, तो आंसर होगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि बेस में 1 तो अलाउड ही नहीं है ना, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, कोई बोले log ऑफ 0 टू द बेस 3, तो आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि 0 तो अलाउड नहीं है, 0 से बड़ा अलाउड है बट 0 अलाउड नहीं। ठीक है, कोई बोले log ऑफ -7 टू द बेस -7, दिस इज अगेन अनडिफाइंड, दिस इज नॉट अलाउड। कोई बोले log ऑफ √2 टू द बेस √2, तो आंसर इज 1। कोई बोले log ऑफ 1.5 टू द बेस 1.5, तो आंसर इज 1। कोई बोले log ऑफ 1.34189, 1.34189, तो आंसर इज 1। ठीक है, और देख लो, कोई बोले log ऑफ साइन π/2 नहीं, साइन π/2 नहीं, साइन π/4 टू द बेस साइन π/4। ठीक है, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2,
तो आंसर इज 1। ठीक है, अगर कोई बोले log ऑफ साइन पाई बाई 2 टू द बेस साइन पाई बाई 2, ठीक है, ये भी तो अपने आप में नंबर ही है ना, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो दिस इज अनडिफाइंड। वाई दिस इज अनडिफाइंड? बिकॉज ये साइन पाई बाई 2 1 होता है, दिस इज नॉट अलाउड इन द बेस। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 3 टू द बेस a, कुछ भी हो a, बस a डिफाइन होना चाहिए, मस्ट बी 0, हमेशा 0 हो। अच्छा, इसका प्रूफ इन सब का प्रूफ आप लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं इधर से log a को हटाऊं, log बेस a को हटाऊं, तो मेरे पास क्या बचेगा, इस a की पावर में 1, लेफ्ट हैंड साइड पे a बचेगा, ये वाला a, और राइट हैंड साइड पे a की पावर 1। तो देखो सही है ना। अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है, आप देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये बचेगा a की पावर 0 और इधर 1, तो 1 इक्वल टू a रेज पावर 0। तो a की पावर 0 1 ही तो होता है, तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब के प्रूफ क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स इनके प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतनी बातें याद रखिए। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से ये सब निकाला गया। पहले एक्सपोनेंशियल में देखा गया कि जैसे किसी ने बोला a की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो फिर हमने यहाँ से कन्वर्ट किया इसको, हमारे पास आया 0 बराबर log ऑफ 1 टू द बेस a। क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 ले लो तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब किसी भी log 1 का बेस कुछ भी ले लो, log 1 का बेस कुछ भी ले लो, हमेशा आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, बट आपको इनके प्रूफ्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो उतनी याद रखो। मतलब log के अंदर कभी भी 1 दिख गया तो आंसर हमेशा 0 डालना है। मतलब आपको अगर ये दिख गया log ऑफ 1 टू द बेस 3 तो आंसर आएगा 0, log ऑफ 1 टू द बेस 5 तो आंसर आएगा 0, log ऑफ 1 टू द बेस 7 तो आंसर आएगा 0, log ऑफ 1 टू द बेस -2 तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि ये तो डिफाइन होना चाहिए पहले, है ना। ये अंडरस्टूड है कि a पॉजिटिव और 1 के बराबर नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है, तभी आंसर 0 आएगा। ठीक है, अदरवाइज 0 नहीं बोल सकते, अदरवाइज अनडिफाइंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइंड ही हमने log पॉजिटिव नंबर्स के लिए किया है और पॉजिटिव बेस एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 के लिए किया है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ log, log ऑफ m इंटू n, ठीक है, टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, मतलब अगर log के आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो उनको दो अलग अलग लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीच में प्लस आ जाएगा। कीपिंग द बेस अनचेंज्ड, जो बेस यहीं था दोनों का बेस वही का वही आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 6 टू द बेस 3, ठीक है, या चलो इसको 5 लिख देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ, ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 टू द बेस 5, मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 5। दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो log 6 को आप log 3 प्लस log 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी होता है यहाँ पे, जैसे और दिखा देता हूँ, log 6 टू द बेस अगर 7 लिखा होता तो भी इसको लिखते हैं log 2 बेस 7 प्लस log 3 बेस 7। करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, फिर इसी प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर सकते हैं हम। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? जनरलाइज ऐसे, अगर मान लिया मेरे पास लिखा हो log 30, ठीक है, टू द बेस 7, तो मैं log 30 को लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द बेस 7।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ log of 2 to the base 7 प्लस log of 3 to the base 7 प्लस log of 5 to the base 7। ठीक है, समझ आई? तो दो चीज़ें थी तो दो बार लिख दिया, तीन चीज़ें हैं तो तीन बार। तो जनरलाइज करके हम क्या बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हो log of m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डैश 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 डैश, इस तरीके से बहुत सारे m1 m2 m3 हैं और टू द बेस मान लिया a लिखा हुआ है, तो मैं इन सब को ऐसे लिख सकता हूँ log of m1 टू द बेस a प्लस log of m2 टू द बेस a प्लस log of m3 टू द बेस a प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से। ठीक है, जितने भी m1 m2 होंगे उतने ही टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं एक और प्रॉपर्टी बना लूँगा। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ये सारे फैक्टर सेम होते, मान लिया कि मेरे पास ऐसा होता कि इफ m1 बराबर m2 बराबर m3, ये सारों का वैल्यू m के ही बराबर होता, मैं क्या बोलता m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, मान लिया ये n टाइम्स है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 में, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log ऑफ m इंटू एम इंटू एम इंटू डैश 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 m कितने टाइम्स है ये, मान लिया ये n टाइम्स है। ठीक है, तो n टाइम्स टू द बेस a, तो मैं इस चीज़ को क्या मैं ये लिख सकता हूँ log ऑफ m रेज्ड टू द पावर n टू द बेस a, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि m की कितनी पावर हो जाएगी n, क्योंकि n बार लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज n टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, तो ये पक्का log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस डैश 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 प्लस log m टू द बेस a, कितनी बार आएगा ये n टाइम्स आएगा। तो ये सारी टर्म्स तो सेम ही लिखी हुई हैं, तो इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। तो यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी नंबर 6, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5, यही वाली है प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोला कि अगर इस m के ऊपर कोई भी पावर n आ जाए तो वो आगे आ जाएगी, यानी log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास लिखा हुआ फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ log ऑफ 8 टू द बेस 3, ये लिखा हुआ मान लिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 3 टू द बेस 8, तो ये 2 के ऊपर जो 3 पावर है ना, इसको मैं log के आगे ला के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 टू द बेस 8। अच्छा सॉरी गलती कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे तो 3 था, एक सेकेंड, ये 3 चेंज होगा, ये तो 3 ही था, है ना, ये बेस अनचेंज है। सिर्फ मैंने ये बोला इस 8 को अगर मैं 2 क्यूब लिख दूँ तो ये जो 3 है उसको आगे लाया जा सकता है। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल नंबर 2, किसी ने बोला log ऑफ 3⁻7 टू द बेस 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 log 3 टू द बेस 5, तो यानी 7 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि अगर log 3 टू द बेस 5 पूरे के ऊपर 7 पावर लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते 7 log 3 टू द बेस 5। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस चीज़ में अंतर है, यहाँ पे ये 7 पावर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर है, और यहाँ पे 7 पावर ये पूरे के ऊपर है, तो पूरे के ऊपर 7 पावर है, तो उसका मतलब तो कुछ और ही बना ना, वो तो बना log 3 बेस 5 इंटू log 3 बेस 5 इंटू log 3 बेस 5, ऐसे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको थोड़ी ना आप ऐसे लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखनी है ये वाली चीज़, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पूरे पे पावर नहीं होनी चाहिए। यानी और भी कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक बार अलग कलर से लिखता हूँ मैं, कई बार ऐसा भी लिख देते हैं कि जैसे log ऑफ
यहाँ बता रहा हूँ, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, इसके ऊपर जो 7 पावर है ना, तो इसको कई बार हम लॉग के ऊपर लगा देते हैं, इस पावर को कई बार लॉग पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस 7 का क्या मतलब है कि ये जो पावर है ये इस पूरे के ऊपर पावर है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, यानी ये जो 7 है लॉग के ऊपर पावर लगाने का मतलब है ये पूरे पे पावर है, ठीक है। लेकिन अगर पावर 3 पे लगी हुई है तो उसका अलग मीनिंग है, 3 पे 7 पावर है तो ये ऊपर वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 टाइम्स है, और ऊपर वाले का क्या मतलब है, वे लॉग इंटू लॉग इंटू लॉग, लॉग का 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, और जो नीचे वाली चीज है इसमें से आप 7 को बाहर ला सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, बट ऊपर वाली चीज में से आप 7 को बाहर नहीं ला सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है कि अगर मेरे पास लिखा हो लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। यानी कि दो चीजें अगर रेशो में है तो उनको अलग अलग करके नीचे वाली चीज को जो डिनोमिनेटर में है उस वाले टर्म को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, मेरे पास लिखा हुआ है log 5/3 टू द बेस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 5 टू द बेस 2, बेस को चेंज नहीं करना है, कीपिंग द बेस सेम, माइनस डिनोमिनेटर में 3 है, 3 टू द बेस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंबाइन करके दोनों प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 के कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे log ऑफ 21 टू द बेस 21 डिवाइडेड बाई से 25 टू द बेस 3, मान लिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 21, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, पहले पूरे को फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 21, और नीचे 25 का स्क्वायर है तो उसको 5 का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को जो जो चीजें न्यूमरेटर में है उनको तो मैं प्लस प्लस वाली लिखता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले log ऑफ 3, बेस सब में सेम ही रखना है, बेस 3, तो सबसे पहले ये 3 हो गया, फिर 7 क्योंकि न्यूमरेटर में है तो प्लस आएगा, log ऑफ 7 बेस वही रखना है 3, फिर डिनोमिनेटर में तो इसको लिखेंगे माइनस log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 3, ऐसे। अब इस 2 को फर्दर आगे ला सकते हैं क्योंकि ये 5 के ऊपर पावर है तो इस 2 को आगे लाया जा सकता है, तो अगले टर्म में लिखेंगे। अच्छा, अपने को पता है log 3 बेस 3 कितना होता है 1, प्लस log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस, अब ये 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 5 टू द बेस 3, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। इस बार वेरिएबल लेके चलते हैं, मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है log x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन w टू द पावर 7, ठीक है, टू द बेस a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a प्लस log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस a प्लस log ऑफ z क्यूब टू द बेस a माइनस log ऑफ w रेज टू द पावर 7 टू द बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये सारी पावर्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट की पावर है 2, 2, 3 एंड 7, तो सबको बाहर ला सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log x टू द बेस a प्लस 2 log y टू द बेस a प्लस 3 log z टू द बेस a माइनस 7 log w टू द बेस a,
इस तरीके से सारी की सारी पावर्स को आगे ले आए यहाँ पे लॉग के आगे, है ना, जो भी पावर थी आर्ग्यूमेंट पे वो आगे आ जाती है, आर्ग्यूमेंट की पावर आगे आ जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैं इसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, तो बेटा हर जगह जहाँ पे भी आपको लॉग वाली कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इन प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन में सॉल्विंग करोगे तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, तो ये कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और भी आगे चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आई होप इतना फंडा तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला लॉग ए बेस ए 1 होता है, लॉग 1 के अंदर कोई भी बेस डाल दो जो डिफाइंड हो तो हमेशा 0 आएगा। अच्छा, और अगर यहाँ पे m इंटू एन हो जाए, ठीक है, m इंटू एन हो जाए तो उसको log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक है। और बेस सेम रखना है, जो बेस यहाँ पे है वही बेस यहाँ आएगा, वही बेस यहाँ आएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी हमने इसी में बोला कि इसको जनरलाइज कर सकते हैं, अगर n टाइम्स है तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, बेस सबका सेम रखना है, ठीक है। फिर हमने बोला कि यहाँ पे सारे m1 m2 m2 m3 सबकी जगह पे अगर m ही डाल दूँ तो m इंटू n, इसका मतलब m की पावर n हो जाएगा। तो इसी से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ से आ गया n log m टू द बेस a। तो ये एक नया प्रॉपर्टी बन गया कि अगर किसी भी एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर हो तो उस पावर को आगे लाया जा सकता है। ये एक नई प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो उसको भी याद कर लिया हमने, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी पता चलेगी हमें m अपॉन n हो गया, तो उसमें m जो न्यूमरेटर वाला है उसको टर्म को पॉजिटिव रखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा उस वाले को नेगेटिव कर देना है, कीपिंग द बेस सेम, जो बेस ओरिजिनल में था वही वाला बेस आगे के दोनों टर्म्स में आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग की। और प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं लॉग की? एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी नंबर 7, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर 7 उसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है, BCT शॉर्टकट में। अब ये बेस चेंजिंग थ्योरम क्या चीज़ होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लिया मेरे पास एक लॉग लिखा हुआ है, log ऑफ b टू द बेस a, तो मैं इस लॉग को, ठीक है, अगर मुझे इस लॉग का बेस a की बजाय हटा के मुझे कोई और बेस लाना है यहाँ पे a की बजाय, जैसे मान लिया 5 लिखा हो तो मुझे 5 की जगह सब कुछ लॉग वाले सारे टर्म्स लॉग बेस 2 में कन्वर्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसका लॉग लिख लो, log b, ठीक है, अभी के लिए बेस मत लगाओ कुछ भी। फिर डिनोमिनेटर में जो आपके पास यहाँ पे बेस लिखा हुआ है उसका लॉग ले लो, ठीक है, log b अपॉन log a। अब मैं कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा नंबर जो बेस में डालना अलाउड हो यहाँ पे, वो दोनों जगह सेम नंबर डाल दो, चाहे आप यहाँ पे 3 डाल दो चलेगा, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 5 डाल दो दोनों जगह चलेगा, चाहे आप दोनों जगह यहाँ पे एक सेकेंड, चाहे आप यहाँ पे दोनों जगह 1/2 डाल दो चलेगा, चाहे आप यहाँ पे दोनों जगह पे √2 डाल दो चलेगा, ठीक है, यानी कि अगेन इसका वैल्यू इसी के बराबर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर जो अलाउड, मतलब कोई बोले 1 डाल दूं क्या, नहीं 1 तो अलाउड ही नहीं है ना, 1 नहीं डाल सकते, जो अलाउड हो उनमें से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, यानी जो नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, वो डाल सकते हो, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए पॉजिटिव में भी, ठीक है, वो सारे नंबर यहाँ पे 1.2 डाल दो ऊपर नीचे चलेगा, 3.5 डाल दो चलेगा, 100 डाल दो चलेगा ऊपर नीचे। तो मैं उसकी जगह एक बार के लिए यहाँ पे C लिख रहा हूँ, तो C क्या हो सकता है
कि सी पक्का पॉजिटिव होना चाहिए और सी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इनमें से कोई भी डाल दो तो अब आपका बेस यहाँ पे चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे बेस ए था, अब ये दोनों जगह बेस सी सी हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लिया एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला log ऑफ 5 टू द बेस 3, ये लिखा हुआ है। तो मुझे सब कुछ log बेस 10 में चाहिए, तो मुझे log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा log ऑफ 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। अब मैं दोनों जगह बेस 10 लगा दूँ, ठीक है। तो अब सब कुछ log बेस 10 में आ गया इस तरीके से। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि मुझे सब कुछ log बेस 5 में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा log 5 अपॉन log 3 लिखूँगा और ऊपर नीचे 5 लगा दूँगा। तो 5 बेस में ये तो 5 बेस 5 तो 1 होता है, तो ये तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 टू द बेस 5। तो यहाँ से एक और नई प्रॉपर्टी समझ में आ गई अपने को। देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज करूँ तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि नया प्रॉपर्टी क्या समझ में आया, साइड में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास लिखा हो log ऑफ b टू द बेस a, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओनली इफ डिफाइंड हो, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड ही हो रहा हो फिर आप कर दो, ऐसा फिर पॉसिबल नहीं, ठीक है। दोनों डिफाइंड होने चाहिए, ये वाला भी डिफाइंड होना चाहिए, ये वाला भी डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर और मान लिया इसी को मैं क्या ये लिख सकता हूँ log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 3। क्या मैं दोनों की जगह बेस 2 लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या मैं दोनों की जगह बेस ई लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, ठीक है। दोनों जगह सेम लगाना, बस इन सब का वैल्यू सेम ही है। log ऑफ 5 टू द बेस मान लिया कोई √2 लगा दे चलेगा, log ऑफ 3 टू द बेस √2। इन सब का वैल्यू जो आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर मेरे पास लिखा हो log 5 टू द बेस 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log 7 टू द बेस 5। अगर मेरे पास लिखा हो log ऑफ 11 टू द बेस 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 11। इस तरीके से, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बेस चेंजिंग थ्योरम से अपने पास ये जो प्रॉपर्टी आया, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम का इसको प्रॉपर्टी 1 भी बोल सकते हो या प्रॉपर्टी 8 ओवरऑल बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो और प्रॉपर्टीज हम इससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक प्रॉपर्टी 9 डिराइव किया। प्रॉपर्टी 9 क्या है, log ऑफ मान लिया b की पावर m है और यहाँ a की पावर n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m अपॉन n log b टू द बेस a। यानी कि ये जो b के ऊपर पावर थी ये तो कहाँ आ जाएगी, ये log के आगे न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो a के ऊपर पावर थी ये कहाँ आ जाएगी, log के आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जैसे यहाँ m अपॉन n हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देखेंगे अब हम। प्रूफ क्या है इसका, सबसे पहले तो प्रूफ ही देख लेते हैं। जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log ऑफ b रेज़ पावर m अपॉन log ऑफ a रेज़ पावर n, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे कोई बेस c लगा दो, ठीक है। तो क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर होती है तो आगे आ जाती है, तो आ जाएगा m log b टू द बेस c डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी यही होगा, a के ऊपर पावर n है तो n को आगे ले आओ, तो बनेगा n log a टू द बेस c। अच्छा, अब आप सोचो कि m और n को छोड़ दूं, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं तो क्या मैं इतने पार्ट को, m और n को साइड में रखा हुआ है, इतने पार्ट को क्या मैं वापस से log ऑफ b टू द बेस c लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मैंने बोला ये और ये तो बराबर ही है ना, तो लिख सकते हैं। ऊपर नीचे c बेस था, c बेस को हटा के वापस से वही लिख दिया, सॉरी c नहीं, यहाँ पे
ये गलती से सी लिख दिया, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ये वाला बी और ये वाला ए, बी टू द बेस ए, जहाँ से ओरिजिनली हमने कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, यही एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, अगर हमें ये पता चल गया तो अब कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी हमारे लिए। कैसे, देखना ज़रा। मान लिया मेरे पास एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 27 टू द बेस 8, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, log ऑफ 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/3, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे, log 3 टू द बेस 2, ये 3 से 3 उड़ गया, तो मेरे पास log ऑफ 3 टू द बेस 2 है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों पे सेम पावर हो तो उनको उड़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे पास इसका मतलब ये लिखा हुआ log ऑफ 3/10 टू द बेस 2/10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द बेस 2, क्योंकि यहाँ पे 10/10 ये आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी। अच्छा, फिर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ √3 टू द बेस √2, तो √3 का मतलब क्या होता है, log ऑफ 3 की पावर 1/2, और √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। तो ये 1/2 अगेन बाहर आके कट जाएगा, हमारे पास बचेगा log 3 टू द बेस 2। वेरी सिंपल। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2, तो ये log 9 टू द बेस 4 के बराबर होगा, और इसी को मैं log 27 टू द बेस 8 लिख सकता हूँ, इसी को मैं log 81 टू द बेस 16 लिख सकता हूँ, और इसी को मैं log 243 टू द बेस 32 लिख सकता हूँ, है ना। तो पावर बढ़ाते जाओ, इसी को मैं log √3 टू द बेस √2 लिख सकता हूँ, इसी को मैं log 3 की पावर 1/3 टू द बेस 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। आप सोचो कि इतने डिफिकल्ट, ये आपको देख के लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका वही वैल्यू होगा जो वैल्यू log 3/2 का होगा, तो इसको कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। अच्छा, और log 3/2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी भी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना आया, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मान लिया कि एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/log ऑफ 30 टू द बेस 2 प्लस 1/log ऑफ 30 टू द बेस 3 प्लस 1/log ऑफ 30 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कहीं पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस कराने के लिए कराए जा रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए, ठीक है। अभी कैसे प्रूव करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि देखो 1-2 स्टेप आगे पहले ही सोचना है हमें। 1-2 स्टेप आगे कैसे सोचेंगे, आप देखो ज़रा। अगर मैं इनको पलट दूं, देखो पहले तो मैं प्रॉपर्टी तभी लगा पाऊंगा जब तीनों लॉग के बेस सेम होंगे, ठीक है, और लॉग डिनोमिनेटर में होते हैं तो कोई प्रॉपर्टी और लगता नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि पहले तो तीनों लॉग्स के बेस सेम तब बना सकता हूँ जब रेसिप्रोकल ले लूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन तीनों के आर्ग्यूमेंट सेम है। तो पहले तो मैंने बेस सेम बनाने की सोची, तो बेस सेम बनाऊंगा तभी मैं कुछ और चीज़ें लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी सब में अलग अलग अगर लोग आ रहे थे उन सब लॉग्स का बेस सेम था, है ना। तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल लो, प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा था उसकी हेल्प से। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, log ऑफ 2 टू द बेस 30। फिर इसको भी ऊपर ले जाऊँगा तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 30। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दो आर्ग्यूमेंट और बेस को, log ऑफ 5 टू द बेस 30, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, देखो याद करो, log m प्लस log n प्लस log कुछ भी mn p लिख लो। चलो ये 3 अलग अलग नंबर थे, और अगर उन तीनों का बेस a और a था तो मैंने बोला था इन तीनों को लिख सकते हैं
log m इंटू एन इंटू पी टू द बेस ए। तो इसी तरह इनको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द बेस 30। तो ये कितना बना, 30 बना। तो मेरे पास आया log ऑफ 30 टू द बेस 30, जिसका वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, है ना। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी आ रही हैं, धीरे धीरे लॉग के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपकी, ठीक है। क्योंकि लॉगरिदम ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कराता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला प्रूव दैट log ऑफ 3 टू द बेस 2 डॉट log ऑफ 5 टू द बेस 3 डॉट log ऑफ 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 7 टू द बेस 2। किसने बोला ये प्रूव करो। तो मैंने बोला log मल्टीप्लाई में है, तो जब log आपस में मल्टीप्लाई में है तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी। जब log आपस में प्लस में थे तो बेस सेम होना होता है। तो अगर मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, ठीक है। जब आपको log मल्टीप्लाई में दिखे ना तो आंख बंद करके बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में सोचो, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम, तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, और कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग पाएगा। अगर लॉग्स के बीच में प्लस या माइनस होता तो हम लॉग्स को कंबाइन करने के बारे में सोचते, बेस सेम बनाने के बारे में सोचते। बट अभी हम क्या सोचेंगे कि लॉग्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो अपने सीधा सीधा बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में सोचेंगे। तो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कह रहा है, पहले वाले का बेस बदलो तो बनेगा log 3 अपॉन log 2। एक बार के लिए बेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको मैंने बोला log 5 अपॉन log 3, फिर मल्टीप्लाई किया मैंने log 7 अपॉन log 5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों पे सेम बेस लगना चाहिए, इन दोनों पे सेम बेस आना चाहिए, और इन दोनों पे सेम बेस आना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इन दोनों का बेस सेम बना दूं तो इससे ये कट जाएगा, और अगर इन दोनों का बेस सेम बना दूं तो इससे ये कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा log 7 अपॉन log 2, तो उसको तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। इसका मतलब अब मैं जो भी बेस यहाँ लगा रहा हूँ वही बेस मैं यहाँ लगा दूँ, और जो बेस मैं यहाँ लगा रहा हूँ वही बेस मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ भी बेस लगा दिया, मान लिया मैंने 5 लगा दिया, ठीक है, जो आपका मन करे वो लगा दो, 5 लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ये कटा, इससे ये कटा। अब आपके पास क्या बचा, log ऑफ 7 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 टू द बेस 5। तो यहाँ पे 5 होता, चाहे 7 होता, चाहे 11 होता, चाहे कुछ भी लिखा होता, अल्टीमेटली इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, log ऑफ 7 टू द बेस 2, ये वाला 7 और ये वाला 2, है ना। इसी प्रॉपर्टी को हमने रिवर्स डायरेक्शन में देखा था, उसको उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से ये हैंस प्रूव। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई लॉगरिथम्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉग की वैल्यूज कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग्स, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, उनमें से एक होता है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें खास बात क्या होती है कि उसका बेस 10 होता है, यानी log ऑफ b टू द बेस 10, मतलब b कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए। ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और ऐसा लॉग जिसका बेस e हो, e यानी वही नेपियर्स कांस्टेंट जिसकी मैंने बात थोड़ी देर पहले बताई थी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.73 के आसपास होती है, ठीक है। ये कहाँ से आया इसकी अभी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि ये e अप्रोक्सीमेटली 2.73 के आसपास वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी लॉग का बेस e लिखा हो तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अगर किसी लॉग का बेस 10 हो तो उसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। इसके अलावा
ये भी कोई लॉग बेस 2 वाले भी होते हैं, लॉग बेस 3 वाले भी होते हैं, तो उनको ना तो कॉमन बोलेंगे ना नेचुरल बोलेंगे, ठीक है, वो तो अदर काइंड्स ऑफ लॉगरिदम्स हो गए। तो कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम स्पेशली इनके इतने स्पेशल हैं क्या कि इनके नाम लिखे गए हैं। यस, व्हाई दे आर सो स्पेशल, क्योंकि जब मैंने बताया था कि बड़े बड़े नंबर्स को छोटे करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे, और छोटे छोटे नंबर्स को बड़े बड़े करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमन लॉगरिदम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है, ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक में जहाँ नंबर्स की स्टडी करते हैं, है ना, कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो ये वाला हमेशा कहाँ यूज़ होगा, यूज्ड इन अर्थमेटिक, यानी कैलकुलेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाला जनरली यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस कैलकुलेशन से आया है ना, वैसे तो इसका मीनिंग होता है पत्थर, है ना, पेबल, ठीक है, पेबल से आया ये वर्ड, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। कैलकुलस किसको बोल रहे हैं ओवरऑल, कैलकुलस जो हम फंक्शन, रिलेशंस, ग्राफ्स की बातें करते हैं, जो जनरली ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो वो लॉग बेस ई में हमेशा बातें करते हैं। जब भी फंक्शंस की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उस वाली ब्रांच को हम कैलकुलस की बात करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें तो उनके ग्राफ्स बना रहे तो वो कैलकुलस में आ जाता है, ठीक है। तो फंक्शन की प्रॉपर्टीज, उनके ग्राफ्स, वो सारी चीज़ें कैलकुलस में आती हैं। मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलस का पार्ट है। लेकिन नंबर्स में कैलकुलेशन करना, जैसे मुझे यहाँ पे 25 दे दिया, उसका मैंने बेस 10 पे ले लिया, तो वो सीधा सीधा अर्थमेटिक में आ जाएगा। तो बेसिकली बी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बी वेरिएबल हो जाए, है ना, बी अगर वेरिएबल यानी एक्स की तरह ट्रीट कर लें बी को, या यहाँ पे कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन लिखा आ जाए, वेरिएबल टर्म लिखा आ जाए जो चेंज हो रहा हो, तो वो वाला पार्ट फिर कैलकुलस में काउंट होगा, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, उसको अर्थमेटिक वाला पार्ट बोलेंगे। जहाँ पे कैलकुलस में वेरिएबल्स जनरली यूज करेंगे, तो उस वाले पार्ट को कैलकुलस वाला पार्ट बोल देंगे, ठीक है। तो जनरली कैलकुलस में ई बेस ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और कैलकुलस, इसको नेपियर्स लॉगरिथम भी बोलते हैं बहुत बार, क्योंकि नेपियर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसको लिखने का एक अलग तरीका भी है। इस लॉग बेस ई की जगह कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एलएन लिखा रहता है, तो एलएन का मतलब है नेपियर्स लॉगरिथम, ठीक है, या नेचुरल लॉगरिथम ऐसे भी बोल सकते हो, नेचुरल लॉगरिथम, ये एलएन का मतलब है। और यानी ये लॉग बेस ई पूरे की जगह एलएन लिख दो तो चलेगा, टू द बेस एलएन बी का मतलब क्या हुआ, लॉग बी टू द बेस ई। एलएन का मतलब है लॉग बेस ई, ठीक है। आपको बात समझ आ गई। अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 5 टू द बेस ई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln 5, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास log ऑफ 5 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ln 5 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ln सिर्फ log बेस ई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब कैलकुलस में इसका यूज कैसे करते हैं, अर्थमेटिक में इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अर्थमेटिक में जो आप यूज करोगे, मैं सिर्फ वही जगह ही बता रहा हूँ जहाँ जहाँ आप यूज करोगे। आपको ये वैल्यूज याद रखनी है जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू है आपको जो याद रखनी है, log 2 टू द बेस 10, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0.3010। बहुत बार इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.3 आप यूज करोगे, ठीक है। नंबर 2 पे अपने पास होता है log ऑफ 3 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू आती है 0.4771। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 0.48 यूज करोगे बहुत जगह पे। ये वैल्यूज कैसे आई, ये लॉग की टेबल्स बना के रखी हुई हैं, उन टेबल्स में से हमने उठा के वैल्यू लिख ली और फिर याद कर ली उसके बाद, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको याद रखनी ही है, ठीक है। ये बहुत जगह आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। log ऑफ 5 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.699, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.7 याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये तो सबको पता ही होगा कि log 10 बेस 10 कितना होता है, तो 1 ही होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, log बेस 5 की वैल्यू आई कैसे, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, अगर कोई बच्चा भूल जाए तो log बेस
log 5 बेस 10 को आप लिख सकते हो log 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ टू द बेस 10। अगर मुझे log 2 की वैल्यू याद है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m/n वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, log m टू द बेस a माइनस log n का काम यहाँ 2 कर रहा है, 2 टू द बेस, ठीक है। log 10 बेस 10 तो 1 होता है और log 2 बेस 10 कितना होता है 0.3010। तो 1 में से 0.3010 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 0.6990। तो इस तरीके से वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आप भूल जाओ तो, ठीक है। आई होप आपको इतना फंडा क्लियर हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये log बेस e का क्या फंडा है, जो मान लिया मेरे पास कोई नंबर log बेस e में लिखा हुआ है तो जनरली हमें कन्वर्जन करने रहते हैं। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है ln 10, ठीक है, ln चलो कुछ और लिख देते हैं, ln 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ln 7 को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो ln 7 का तो मतलब क्या है log 7 टू द बेस e। अब मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 7 डिवाइडेड बाई log ऑफ e, ठीक है। दोनों जगह बेस 10 लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेस 10 में कन्वर्ट। अब जो ये वाला पार्ट बचा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आऊँ और इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, log 10 टू द बेस e इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक मिनट, थोड़ा मैं स्पेस कम बचा है यहाँ पे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है, एक सेकंड दोबारा लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 7 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ e टू द बेस 10। ये कैसे है, बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब ये जो नीचे वाला टर्म है, इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे पास बनेगा log ऑफ 10 टू द बेस e मल्टीप्लाई बाई ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है log ऑफ 7 टू द बेस 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है 2.303। ये आपने हजारों करोड़ों बार सुना होगा। जो बच्चे अभी भी 11th में आए हैं उन्होंने अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आगे चल के बहुत जगह सुनोगे ये कैसे आता है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, आपने log 7 टू द बेस e को जब भी log 7 टू द बेस 10 में बेस e से बेस 10 में गए तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी ln 7 को अगर मैं log 7 टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि याद करो रेडियो एक्टिविटी में जिन लोगों ने पढ़ रखा है एक बार, वहाँ पे ln2 का वैल्यू आप लिखते हो 0.693, वो कैसे आता है, पहले तो आप इसको लिखोगे log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2.303 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 10, और log 2 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 2.303 इंटू इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.3010, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.3 लिख रहा हूँ। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, बात समझ आई, 0.693 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये वाली कैलकुलेशन की जाती है। आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कुछ वैल्यूज थी जो आपको याद रखनी है। log e को log बेस 10 में कैसे बदलते हैं ये याद रखना है, log 2 की, log 3 की, log 4 की। log 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, मान लिया आपको log 4 का वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, log 4 मतलब बेस 10 ही है, अगर log 4 लिखा है तो आप क्या समझोगे log बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, और 2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 टू द बेस 10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इस इतने पार्ट की वैल्यू होती है 0.3010, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.6020। इसी तरीके से मान लिया कि कोई मुझे बोले log 27 का वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला बेस नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ तो आप 10 मान लो, तो log 27 टू द बेस 10 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 क्यूब टू द बेस 10 दैट विल बी इक्वल टू 3 log
3 बेस 10, तो इतने पार्ट का वैल्यू होता है 0.4771 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 0.48 लिख सकते हो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बना 1.44, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला भी, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया। इस तरीके से आप log 27 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और बहुत सारे नंबर्स की आप वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, उनको फैक्टराइज कर लो, बड़े बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में फैक्टराइज कर लो। जैसे और दिखा देता हूँ मैं, मान लिया मेरे को log 180 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं log 180 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि log बेस तो 10 मान लो, 180 को मैं लिख सकता हूँ 18 को लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 3 इंटू 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और फैक्टराइज करो और सिंप्लीफाई करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो मेरे पास आया 3 का स्क्वायर और एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, तो इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द बेस 10। तो मैं इन सब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 3 प्लस 2 log 2 प्लस log 5। सोचो, प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं फटाफट ऐसा लिख सकता हूँ, और इन सब लॉग्स का बेस क्या है 10, ठीक है, बेस लिखने की जगह नहीं है, इन सब का बेस 10 ही है। तो अब मुझे log 3 बेस 10 का वैल्यू पता है, यस, log 2 बेस 10 का वैल्यू पता है, log 5 बेस 10 का वैल्यू पता है, ये तीनों वैल्यूज डालो यहाँ पे, और log 180 का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे अब लॉग के ग्राफ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफ या ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने जनरली आपको ये बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शंस में जब भी फंक्शंस की बात करेंगे तो जनरली अपने लॉग का बेस ई लेके चलें। ठीक है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, तो मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया y बराबर log x टू द बेस ई, या फिर मैं इसी को ln x बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखना, मैं x एक्सिस पे x को, y एक्सिस पे log x टू द बेस e को लिया। ठीक है, इसका नाम y रखा हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो सोचो, अगर मैं x की जगह 1 डालूँ तो log 1 कितना होता है, बेस कुछ भी हो log 1 हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब x की जगह 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो यानी 1,0 से ग्राफ पास करेगा। तो मान लिया 1,0 वाला पॉइंट यहाँ कहीं है, तो यहाँ से ग्राफ पक्का पास करेगा। और अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ तो ग्राफ का वैल्यू, y का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके समझ में आएगा, तो मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान लो कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, याद करने की बात है ये। कोई पूछे log x का ग्राफ कैसा बनेगा बेस ई पे y के साथ, तो मेरा आंसर होगा ऐसा सा ग्राफ बनता है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का, और ये ऊपर की तरफ जाता रहता है लगातार। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं मुड़ता, ये ऊपर ही जाएगा, ऐसे जाता रहेगा ऊपर ऐसे लगातार। आई होप आपको बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर इतनी पार्ट आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर मैं बेस चेंज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लिया मैंने क्या किया, मेरे पास जो बेस था वो पिछली बार ये था, अब मैंने बेस को a बोल दिया। मैंने बोला a क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। और अगर मैं 0 से इन्फिनिटी तक जाऊँ, मान लिया ये वाला नंबर लाइन पे 0 है, इधर नेगेटिव वाला पार्ट है, इसको तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा, तो मैं 0 के राइट साइड पे बात कर रहा हूँ। मान लिया यहाँ पे कहीं जाके 1 आया, तो मेरी पूरी नंबर लाइन a ग्रेटर देन 0, मतलब a का वैल्यू इस नंबर लाइन पे कहाँ ले सकता हूँ, एक तो मैं
इस रीजन में ले सकता हूँ, 0 और 1 के बीच में। 1 लेना अलाउड नहीं है, तो मैं 1 के ऊपर एक गोला मार देता हूँ। गोले का मतलब है 1 को लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर 1 के राइट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यूज लेना अलाउड है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पार्ट्स में मैं एक ही वैल्यू ले सकता हूँ, एक तो मैं इस रीजन में बोल रहा हूँ, एक इस रीजन में बोल रहा हूँ। तो जो पहले वाला रीजन है उस रीजन में मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में। और जो दूसरा वाला रीजन है उसमें a का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो बेस है इसके 2 केसेस बना लिए मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या करा, केस 1 इफ a इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। एंड केस 2 मैंने बना लिया कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर a 1 से बड़ा होगा तो a का वैल्यू इस वाले रीजन में होगा, ये सेकंड वाले रीजन में। और a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका वैल्यू इस रीजन में होगा। a का वैल्यू इधर डालना तो अलाउड ही नहीं है, 1 डालना भी अलाउड ही नहीं है, तो 1 के ऊपर हमने होलो सर्कल मार रखा है कि 1 वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या बोला कि इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बनता है। किन दोनों का, अभी बता रहा हूं। log x टू द बेस a का x के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं और जहां पे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो, या फिर यदि मैं उसी log x टू द बेस a का ग्राफ x के साथ बनाऊं, इस बार इस a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो दोनों केसेस में अलग अलग शेप का ग्राफ बनता है, ठीक है। पहले केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा डिक्रीजिंग, और दूसरे केस में जो ग्राफ बनेगा, जो पहले ई वाला ग्राफ बनाया था वैसा बनता है, ठीक है। दोबारा बना देता हूँ क्योंकि मोड़ दिया मैंने नीचे की तरफ, वो मुड़ेगा नहीं, वो लगातार ऊपर ही जाएगा, ठीक है। नीचे को नहीं मुड़ेगा, ये ध्यान रखना, और ये नीचे को जाता रहेगा। और ये वाला पॉइंट दोनों केसेस में ही 0,1 और यहाँ पे भी 0,1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे बेस 1 से छोटा होने का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे log x टू द बेस 1/2 लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ इस शेप का बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये 1 से बड़ा लिखा है, फॉर एग्जांपल जैसे log ऑफ x टू द बेस 3 लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर मेरे पास log ऑफ x टू द बेस e लिखा हुआ है तो e भी क्या है, 1 से बड़ा ही तो है, 2.73, तो इसका इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना था। और अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस 1/3, ये भी 1 से छोटा है तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। अब इन दोनों में आपस में क्या अंतर होगा, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा, नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बोला था, एक ऐसा बनेगा, दूसरा थोड़ा सा इधर उधर से निकल जाएगा, तीसरा इधर उधर से निकल जाएगा। ओवरऑल सबका शेप सेम बनेगा, चाहे बेस 1 से छोटा कोई भी ले लो, शेप ऐसा ही बनेगा। सारे के सारे 1,0 से पास करेंगे, बट होगा क्या, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं वो, ठीक है। स्लोप व्लोप डिफरेंट हो सकता है उनका, बट ओवरऑल शेप का अगर बात करें तो शेप ऐसा ही बनेगा, इसी तरीके से दिखेंगे। और 1 से बड़े बेस वाले जितने भी ग्राफ बनाऊंगा मैं वो सारे ऐसे ही दिखेंगे, चाहे मैं बेस 3 ले लूँ, चाहे बेस ई ले लूँ, चाहे मैं बेस 100 ले लूँ, चाहे मैं बेस √2 ले लूँ, सारे 1 से बड़े नंबर है तो लगभग ग्राफ ऐसा ही बनेगा, यही वाला शेप आएगा। आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतनी ही बातें अपने को याद रखनी है log x के ग्राफ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो लॉगरिथम का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके भी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे कि कहाँ पे यूजेज आएंगे, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन के यूजेज की भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब मैं सारी जगह नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ जहाँ अप्लाई होता है, ठीक है।
और भी जगहों पे यूज़ होगा। मैं थोड़े बहुत एप्लीकेशन बता रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लॉगरिथम का यूज़ करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री में। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में कब यूज़ करेंगे? जब हमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच करना होगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी उसका एचडी को बेसिक नेचर पता करने के लिए पीएच डिफाइंड होता है। अच्छा, पीएच कैसे डिफाइंड होता है? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये होता है पीएच। ठीक है, इस तरीके से पीएच डिफाइंड होता है। अब अगर मुझे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता है तो मैं पीएच निकाल सकता हूँ। मान लिया कि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, मोल पर लीटर मान लिया। ठीक है, अब कोई मुझे बोल रहा है कि पीएच पता करो इसकी, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू द बेस 10, तो मेरा आंसर होगा माइनस लॉग 3 × 10⁻⁻⁶ टू द बेस 10। ठीक है, अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करता हूँ। इस माइनस को एक बार बाहर पढ़ा रहने दो। ठीक है, ये माइनस बाहर पड़ा है, ये पूरा अपने आप में एक लॉग है। ठीक है, इस तरीके से माइनस बाहर पड़ा है, तो मैंने क्या किया, m की तरह 3 को ट्रीट कर लिया, n की तरह 10⁻⁻⁶ को ट्रीट कर लिया, तो मेरा आंसर आएगा log ऑफ 3 टू द बेस 10। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में ही है तो प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁶ टू द बेस 10। अब आपको पता है ये -6 आगे आ जाएगा और 10 बेस 10 1 होता है, तो ये तो बनेगा -6 सीधा सीधा। ठीक है, और ये बनेगा 0 पॉइंट कितना बनेगा, log 3 का वैल्यू होता है 0.48 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आ गया और बस बाहर एक माइनस बचा हुआ है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बस बचेगा 6 - 0.48 ऐसा बचेगा। तो 6 - 48 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 0.48, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.52 इतना पीएच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम में ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का और उनकी वैल्यूज का भी हमने यूज किया। देखो 0 log 3 का वैल्यू डायरेक्टली याद होना चाहिए, वहां पे आपको बहुत बार गिवन नहीं होता वैल्यू, आपको डायरेक्टली अपनी तरफ से डालना पड़ता है। ठीक है, ये तो एक एप्लीकेशन मैंने बताया इसका। और एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नास्ट इक्वेशन पढ़ोगे आप। इक्वेशन, ठीक है, तो नास्ट इक्वेशन में इक्वेशन क्या होती है, E बराबर E नोड माइनस RT अपॉन NF ln। ठीक है, यहाँ पे दो कंसंट्रेशन होती है ऊपर और नीचे। ठीक है, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में। ऊपर वाली को बोलते हैं रिडक्शन और नीचे वाली को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अलग अलग कंसंट्रेशन लिखते हैं, ऊपर वाली नीचे वाली। ठीक है, यहाँ पे ln होता है। अच्छा, यहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, T टेम्परेचर है, F फेराडेज कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू होता है 96500। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, और E नोड क्या है, E नोड इज द स्टैंडर्ड सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस पे है, और ये कब है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज हो गई। ई नोड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस पे होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम इसका, जब अपने को कैलकुलेशन करना होगा कि कोई बोले ई, मान लिया चलो इसको मैंने ई नोड सेल बोल दिया। ठीक है, तो ये ई नोड सेल हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया एट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, और ये ई सेल जो हो गया एट किसी भी टाइम टी पे जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अलग अलग कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वहां चल के समझ में आएगा आपको और ज्यादा डिटेल में। तो मैंने क्या बोला, ई नोड सेल तो क्या है, सेल कांस्टेंट या फिर ईएमएफ, सॉरी सेल कांस्टेंट नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड
कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। और ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल एट करंट कॉन्सेंट्रेशन। करंट मतलब अभी जो कॉन्सेंट्रेशन चल रही है उन कॉन्सेंट्रेशन पे, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो यहाँ पे हम डालेंगे जिनकी वैल्यू, ठीक है। अब ई नोड सेल तो कांस्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे, आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर को हम बदल नहीं रहे, ठीक है। टेम्परेचर को चाहे तो बदल सकते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का वैल्यू दिया जाएगा, फैराडे का वैल्यू फिक्स होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख लोगे। तो इन सब की वैल्यू डाली, फिर एल की वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है। एल के अंदर जो कंसंट्रेशन आई यहाँ से कैलकुलेशन होगी हमारी, ठीक है। ये वाली कंसंट्रेशन में कुछ कुछ कट जाएगा। इस एल को पहले तो कन्वर्ट करके हम, ठीक है, ऐसे ही रिविजन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एन एफ एल का वैल्यू यहाँ से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो वैल्यूज आई समथिंग अपॉन समथिंग, इसको वही नॉन वैल्यूज log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, ये सारी नॉन वैल्यूज है, इनकी हेल्प से इस पूरे टर्म का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर इसका 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 और इसका, इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा, और टी को हम जनरली रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, ठीक है, 298 केल्विन। तो मेरे पास आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.052। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू अलग से डाल दूंगा, अदरवाइज 298 केल्विन, ठीक है, 0.0529 अपॉन एन, ठीक है। फिर आगे ये लॉग वाली जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके डालोगे वो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ई सेल का वैल्यू का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हो। तो वहाँ पे भी हमने क्या किया, लॉग वाली वैल्यूज का यूज़ किया। तो यहाँ पे भी फर्दर हर बार कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यूज तो बार बार कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ही कि लॉग में इन सारी चीज़ों की अर्थमेटिक वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक। उसके अलावा तीसरा एप्लीकेशन है इसका, आरएनएस इक्वेशन में, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन या रेट लो वगैरह को प्लॉट करना होता है तो कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। मान लिया अपने पास लिखा हुआ है k बराबर ए ई रेश पर माइनस ई अपॉन आर टी। एक बार तो इसकी बात कर ही चुके अपने, ठीक है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आरएनएस इक्वेशन को कभी भी डायरेक्टली प्लॉट नहीं करते, पहले उसका लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्लॉट करना हो तो अपने के और ई के बीच में जितना सीखा उसके आधार पे के और ई का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अपने के और ई का ग्राफ हमें नहीं चाहिए होता। जनरली हम टेम्परेचर के साथ देखते हैं कि रेट कांस्टेंट किस तरह बदल रहा है, तो अपने ई को चेंज नहीं करते हैं, टी को बदलते हैं। तो टी के साथ यदि मुझे ग्राफ बनाना हो डायरेक्टली तो ईजी नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ मान लिया मैंने लॉग ले लिया, लॉग बेस कोई भी लॉग बेस ई ले सकते हो, लॉग बेस 10 ले सकते हो, तो मैंने मान लिया लॉग बेस ई ले लिया। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया लॉग के टू द बेस ई, और राइट हैंड साइड पे आएगा लॉग ऑफ ए इंटू ई रेश पर माइनस ई अपॉन आर टी, इस पूरे का लॉग लिया टू द बेस ई, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, इसको मैं शॉर्टकट में एल एन के बराबर ऐसा लिख सकता हूँ, ए को मैं एम की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, इस पूरे को मैं एन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन ए प्लस एल एन ई रेश पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। एक सेकेंड, ई रेश पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब इस पावर को मैं आगे ला सकता हूँ, बिल्कुल। तो मेरे पास बनेगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई, और इधर लिखा हुआ है एल एन के। अच्छा, अब एल एन ई क्या है, एल एन में तो एल एन तो लॉग बेस ई ही होता है, और लॉग ई बेस ई तो पक्का 1 होता है, इसका मतलब ये तो 1 हो गया। तो मेरे पास आया एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आ गया एल एन के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा सोचना कि अगर मुझे लॉग ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यदि मुझे ई ए और एल एन के बीच में ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा। अब आप सोचना, अगर मैं आर और टी को कांस्टेंट बना दूँ, यहाँ से सोचना ज़रा, अगर मैं आर और टी को कांस्टेंट समझ लूँ, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लूँ,
ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट है और ये के अलावा बाकी जो बचा ये इतना पार्ट ये भी कांस्टेंट है। तो अब आप सोचो कि मेरा जो वेरिएबल पार्ट है वो है ln के, इसको मैं लिख सकता हूँ ये पूरा कांस्टेंट टाइम्स ये प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट कौन सा है, -1/RT, और ये कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला, ये कांस्टेंट है ln A। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मुझे ln के और EA के बीच में ही ग्राफ बनाना हो तो क्या ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ये इसको मैं एक वेरिएबल y की तरह ट्रीट करता हूँ, ये कोई कांस्टेंट है इसको मैं m की तरह ट्रीट करूँ, ये कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको मैं x की तरह ट्रीट करूँ, प्लस ये भी कोई कांस्टेंट है इसको मैं c की तरह ट्रीट करूँ, तो इसका ग्राफ y बराबर mx प्लस c टाइप का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे c का काम कर लेगा, ये यहाँ पे स्लोप का काम कर लेगा, ये y का और ये x का, क्योंकि x को बदलने पे ln k का वैल्यू बदलेगा। तो अगर मुझे कोई बोले कि मुझे ग्राफ k और EA में नहीं चाहिए, मुझे ग्राफ k और EA में नहीं चाहिए, मुझे ग्राफ ln k और EA के बीच में चाहिए, तो अगर कोई बोले मुझे ln k एंड EA के बीच में ग्राफ चाहिए तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन में ln A का वैल्यू मान लिया जो भी है, इसको तो y इंटरसेप्ट बोलेंगे, ln A तो y इंटरसेप्ट है, तो मान लिया कि वो यहाँ पे आया, और स्लोप अगर r तो पॉजिटिव होता है, t भी पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पक्का नेगेटिव होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ पक्का नेगेटिव स्लोप, यानी एक सेकंड अलग कलर से बनाते हैं, तो पक्का इसका ग्राफ ऐसी सी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, और मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका ग्राफ सिर्फ यहीं से शुरू होना चाहिए और ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और आपने बहुत जगह देखा भी होगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो आगे चल के देखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी की किताब खोल के देखो, केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी में, ठीक है, +2 की एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी वाले पार्ट में आरएनएस में ये ln के और EA के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ मिलेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बोल सकते हो ये हाइट कितनी है, ये है ln A के बराबर। तो कोई बोले ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, यानी ये ln A के बराबर है। ठीक है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, वो अपने को दिख रहा है, ये स्लोप का काम कर रहा है अगर t कांस्टेंट है तो। अच्छा, फिर अगर मुझे k और t के बीच में ग्राफ बनाना होता तो उसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा है जो बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी के लिए वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं। जैसे ln k और t के बीच में ग्राफ बनाना हो तो उसमें दिक्कत ये है कि -EA/RT, अगर इतना ही बनाना होता तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता, लेकिन दिक्कत ये है कि साथ में एक ln A भी आ रहा है। ठीक है, तो इस ln A से क्या होगा, अगर किसी को जानना है तो मैं बता सकता हूँ, चलो बता ही देता हूँ, एक बार के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये लिखा हुआ है ln k बराबर -EA/RT प्लस ln A। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मुझे EA मैंने कांस्टेंट कर दिया, R कांस्टेंट कर दिया, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब मेरे वेरिएबल कौन कौन है, मेरे वेरिएबल हैं ln k एंड t, मतलब t को टेम्परेचर को बदल रहा हूँ तो रेट कांस्टेंट बदल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप सोचें ज़रा, अगर मैं एक बार के लिए भूल जाऊँ कि ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, अगर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास बनेगा ln k बराबर -EA/R इंटू 1/T। तो आप सोचो ये तो कोई कांस्टेंट है और मैं इसको y की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, y बराबर सम कांस्टेंट टाइम्स, और आगे एक माइनस है, याद रखना माइनस को नहीं हटा सकते, माइनस तो रखना ही है, टाइम्स 1/T। तो मैंने बोला था कि अगर दो चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएं तो t को तो मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद करो। तो इसका मतलब अगर अब मैं यहाँ पे t 1/t नहीं, ध्यान रखना t, क्योंकि t ही ln k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ln k के बीच में ग्राफ बनाऊं तो क्या वो ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो तब बनता था जब ये माइनस नहीं होता। याद करो मैंने पीछे ग्राफ्स के स्टार्टिंग में वाली बात सिखाई थी। तो अगर ये माइनस लगा हुआ है तो फिर ये ग्राफ
पलट जाता है, सारी वैल्यूज नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ फिर पक्का कैसा बनेगा, ऐसा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। अच्छा, फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो एल एन ए लिखा हुआ है, एक बार के लिए मैंने इसको इग्नोर किया था। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इन सारी वैल्यूज में जो जो वैल्यू आई एल एन के की, उन सब में एल एन ए तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो बदल नहीं रहा। तो सारी वैल्यूज में अगर मैं एल एन ए जोड़ दूँ तो हर एक वैल्यू एल एन ए से ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि मान लिया हर एक वैल्यू को एल एन ए की लेंथ से ऊपर भेज दिया, ठीक है, ऐसे एल एन ए डिस्टेंस ऊपर चला गया हर एक पॉइंट। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ऐसा सा शेप बनेगा फिर। तो अगर मैं नया ग्राफ बनाऊं तो मैं बेसिकली कैसे बनाऊंगा, दोबारा से साइड में बना के दिखा देता हूँ। मान लिया मैंने ये जो एक्स एक्सिस है इससे मैंने थोड़ी सी ऊपर एक लाइन बनाई, डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। कितनी ऊपर लाइन बनाई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस कांस्टेंट के बराबर है, एल एन ए के बराबर है। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में बन रहा है, एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया हुआ है, टी को लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे इस बार मैंने क्या लिया हुआ है, एल एन के। और एल एन के ये पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ग्राफ इसमें और एल एन के में बन रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस एल एन ए से क्या हुआ, पूरा ग्राफ ए यूनिट से एल एन ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब इस पूरे ग्राफ को उठा के पूरा का पूरा ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब मैंने क्या बोला, इस लाइन को ही पूरा उठा के एल एन ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब इस बार हमें ग्राफ का जो शेप दिखेगा वो ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा। कोई बोले क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो मैंने बोला यस दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, क्योंकि मैंने बोला इसको उठा के ऊपर शिफ्ट किया है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ रखा था, इसको उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो शेप थोड़ी बदलेगा। मतलब यहाँ सर्कल पड़ा है, इसको उठा के मैंने थोड़ा साइड में रख दिया, सर्कल ही रहेगा ना, सर्कल थोड़ी बदल जाएगा, शेप थोड़ी चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका। इसका मतलब ये नीचे बना था तो हमने क्या किया, प्लस एल एन ए करके हर एक वैल्यू को ऊपर बढ़ा दिया, एल एन ए यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला शेप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल एन के और टी के बीच में भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता था। आई होप आपको ये वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब और भी बहुत जगहों पे एप्लीकेशन होते हैं लॉगरिथम के ग्राफ के, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के, तो जब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा वहीं पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया कि आपको, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, उसमें नहीं भी पढ़ा रहा है केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ अगर नहीं भी बताई जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, बिना बताए समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतने के आधार पे मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इतनी चीज़ें बहुत ध्यान से देखी हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं पे भी लॉगरिथम के ग्राफ्स में नहीं अटकेगा, लॉगरिथम के कैलकुलेशन में नहीं अटकेगा, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो बायोलॉजी में ही क्यों ना आ रहा हो, हर जगह पे आप कैलकुलेट कर पाओगे इतना करके। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इसके ऊपर। अभी जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए इतने इनफ है, और जो वैल्यूज़ याद करने के लिए बोला गया वो वैल्यूज़ याद रखनी है। अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ याद रखें, प्रॉपर्टीज़ का रट्टा मार सकते हो, ठीक है। जो वो चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोली गई हैं कि जहाँ पे गलती होती है, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो मैंने हाईलाइट करके बताई हैं, उनको भी याद रखें कि ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी बातें याद रखेंगे तो डेफिनेटली लॉगरिथम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।